हम मिर्जापुर सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिर्जापुर सीजन 3 की शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से। तो मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार में कोई भी बड़ा आदमी नहीं आया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माधुरी भाभी ही मौजूद थी और उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो पब्लिक से कहती है कि वो आज विधवा हुई है, उसके पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस प्रदेश को काफी अच्छे से चलाएगी। साथ ही उन्हें कालीन भैया के बारे में भी मालूम नहीं है क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। लेकिन सभी लोगों का मानना ये है कि कालीन भैया भी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद कोर्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो है वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की जान ली है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो सीधा कहते हैं कि उन्होंने जान ली है, जिस वजह से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। और जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तभी गुड्डू भैया पुलिस की सारी गाड़ियों को रोक लेते हैं और वो अपने पिता से कहते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है और मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन गुड्डू भैया के पिता पूरी तरह से अड़े हुए थे और वो कहते हैं कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की जान ली है, इसलिए वो तो जेल जाकर ही रहेंगे, जिस वजह से गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं शरद को, जो कि माधुरी भाभी यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास आता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शरद ने ही कालीन भैया की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ पर शरद जो है वो माधुरी भाभी को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और अब क्योंकि शरद जो है वो मुन्ना भैया का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो यहाँ पर माधुरी भाभी से मिलने के लिए आया था। जिसके बाद हम गोलू के इन्फॉर्मर को देख पाते हैं। दरअसल वो लोग अभी भी कालीन भैया की खोज कर रहे थे, इसलिए वो लोग एक दूसरे शहर आए थे जहाँ उन्हें कुछ इन्फॉर्मर की मदद से कालीन भैया के बारे में मालूम चला है, इसलिए वो लोग फुल सिक्योरिटी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में घुसते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर कालीन भैया नहीं बल्कि कोई और ही मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं। जहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें खतरा है, इसलिए वो लोग हथियार निकाल लेते हैं। तभी यहाँ का बाहुबली उनके सामने आता है और यहाँ पर गोलू बताती है कि वो मिर्जापुर के बाहुबली के साथ काम करती है और कहती है कि वो यहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का बाहुबली कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर अभी भी कोई नहीं बैठा है और बैठा भी होता तो भी हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता क्योंकि यहाँ के बाहुबली हम हैं। जिसके बाद वो उनके इन्फॉर्मर को सामने लाते हैं और सभी के सामने बेरहमी से उसका गला काट कर यहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद वो गोलू से कहते हैं कि तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाती। अब गुड्डू भैया जो है वो अपने घर पहुँचते हैं जहाँ पर कि वो अपनी माँ को बताते हैं कि पिताजी वापस आने के लिए नहीं मान रहे हैं, इसलिए गुड्डू भैया चाहते हैं कि डिम्पी और उसकी माँ जो है वो उनके साथ रहे, लेकिन उसकी माँ भी मना कर देती है। तो वही माधुरी भाभी और आईजी दुबे जो है वो प्रदेश में शांति कायम करने के लिए काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शांति तो तब कायम होगी जब गुड्डू भैया शांत होंगे और साथ ही वो लोग कालीन भैया को भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग है जिसमें कि बताया जाएगा कि पूर्वांचल का मुखिया कौन बनेगा। लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने के लिए गोलू को कालीन भैया की डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो वो लोग मिर्जापुर और पूर्वांचल के पूरी तरह से दावेदार रहेंगे। तो वही बीना बताती है कि कोई अंदर का ही है जिसने कालीन भैया को छुपा कर रखा है। तो वही गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि हमें कुछ बाहुबली के संपर्क में रहना चाहिए, तभी हम मिर्जापुर और पूर्वांचल की गद्दी को पा सकेंगे। लेकिन गुड्डू भैया किसी के भी आगे हाथ फैलाने वाले नहीं थे। तो वही दूसरी तरफ शरद जो है वो सारे बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ करने लगता है क्योंकि उसे भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के प्रति सिंपैथी क्रिएट करनी है, जिसके बाद सभी लोग गुड्डू भैया के खिलाफ हो जाएंगे। तो अब गुड्डू भैया का पैर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो वहीं हमें पता चलता है कि आज ही पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग होने वाली है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ से गुड्डू भैया जाने वाले थे और उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। हालांकि उन्हें मिर्जापुर की गद्दी अभी तक मिली नहीं थी और इसी के बारे में आज रात बात होने वाली थी। जिसके बाद सारे शहरों के बाहुबली मिलकर प्रयागराज पहुँचते हैं जहाँ पर की आज मीटिंग होने वाली है। सारे बाहुबली आ जाते हैं और मीटिंग भी शुरू हो जाती है जहाँ पर कि बहुत सारे बाहुबली का मानना ये है कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भैया के नाम होनी चाहिए। लेकिन शरद शुक्ला का मानना ये है कि गुड्डू जो है वो इस गद्दी के लायक नहीं है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी जो है वो जौनपुर को सौंप देनी चाहिए। तब गुड्डू भैया कहते हैं कि तुम्हें जौनपुर की गद्दी जो है वो भीख में मिली थी, इसलिए तुम मिर्जापुर की गद्दी भी भीख में ही चाहते हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है जहाँ पर कि शरद जो है वो उल्टी सीधी बातें बोल देता है जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है। तब पूर्वांचल के मुखिया के रूप में निर्णय लिया जाता है कि अगले दशहरे पर वो डिसाइड करेंगे कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन तब तक उन्हें कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए है।
तो यहाँ पर गुड्डू भैया को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर शरद शुक्ला जो है वो किसकी दम पर उचक रहा है। गुड्डू भैया को ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी पावर जरूर है, लेकिन यहाँ पर गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि इसके पीछे जरूर कालीन भैया का हाथ है, तभी वो इतना उचक रहा है। जिसके बाद शरद जो है वो अपने अड्डे पर पहुंचता है जहाँ पर कि उसने कालीन भैया को रखा हुआ है, और यहीं पर हम त्यागी जी की बड़े बेटे को देख पाते हैं, जबकि वो असल में छोटा बेटा होता है। और यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में कालीन भैया जो है वो कोमा में है और वो कोई रिस्क ले तभी वो आगे के इलाज कर सकते हैं। तो शरद कहता है कि तुम रिस्क लो, क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो उनके कोई भी काम के नहीं रहेंगे। अब आगे हम वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन वो किसी गुंडे से कम नहीं, और वो आईजी दुबे के लिए भी काम करता है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके पास एक काम आया है। दरअसल में आईजी दुबे ने उसे मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू भैया को मारने की सुपारी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ दद्दा त्यागी के बड़े भाई को अभी भी कोई नहीं समझ पाया है कि दरअसल में वो छोटा भाई है, क्योंकि छोटे और बड़े की झड़प में छोटे भाई ने बड़े को मार दिया था और तब से छोटा भाई बड़े भाई की नकल करता आ रहा है। क्योंकि दोनों हमशक्ल थे इसलिए उन्हें कोई भी नहीं समझ पाया है। तो शरद को सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की गद्दी चाहिए है, तो वही दद्दा त्यागी को गोलू की जान लेनी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गोलू की वजह से ही उनका छोटा बेटा मारा गया है। तो अब त्रिपाठी के घर पर सभी लोग बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टंकी के ऊपर वाल्मीकि का एक स्नाइपर बैठा हुआ है। उसे गुड्डू भैया साहब दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हवा चलने की वजह से वो लोग चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही मौका है। इसलिए वाल्मीकि का जो स्नाइपर है वो उनके ऊपर नजर रखने लगता है। तो इन सभी राजनीतियों की वजह से गुड्डू भैया का बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था, ना तो कट्टे बन रहे थे और ना ही वो सप्लाई हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि उन्हें ओवर टाइम काम करना होगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। और इसी के साथ पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों जल्दी मैं सेकंड पार्ट लाने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।